हाय एवरीवन। आज हम प्लस टू की फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द ऑथर। अल्फोंस डॉडेट was a फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अल्फोंस डॉडेट एक फ्रेंच नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रांको-पर्शियन वार 1870-1871, in which France was defeated by Prussia led by Bismarck। यह चैप्टर फ्रैंको पर्शियन वार के समय लिखा गया था, जिस वॉर में फ्रांस हार गया था। फ्रांस को किसने हराया था? प्रशिया ने। प्रशिया को बिस्मार्क लीड कर रहा था। Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria। पर्शिया में जो अब जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया हैं इंक्लूडेड थे। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। इस वॉर के कारण फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट्स एल्सेस एंड लॉरेन पर्शियन के हाथों में चले गए थे। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल्स। अब हम चैप्टर पढ़ेंगे और पता लगाएंगे कि इस वॉर का स्कूल्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द स्टोरी इन शॉर्ट। यह कहानी एक स्कूल टीचर मिस्टर हैमल के बारे में है, जो कि फ्रांस के एक डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंच पढ़ाते थे। लेकिन अब यहाँ पर पर्शियन और जर्मन्स का कब्जा हो चुका था और फ्रांस लड़ाई में हार गया था। इसलिए अब यहाँ पर फ्रेंच पढ़ानी बंद कर दी गई थी। ऑब्वियसली जब फ्रेंच लैंग्वेज बंद कर दी गई तो वहाँ से फ्रेंच टीचर्स को भी जाना पड़ेगा। तो वहाँ से फ्रेंच टीचर्स को जाने के लिए कह दिया गया। यह स्टोरी ऐसे ही एक फ्रेंच टीचर जिनका नाम मिस्टर हैमल है के लास्ट दिन के लास्ट लेसन के बारे में बताती है। इसमें दूसरा करेक्टर है फ्रांस नाम का लड़का, जो मिस्टर हैमल का स्टूडेंट है। यही लड़का कहानी का नरेटर भी है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ हिज स्कोल्डिंग, especially because Mr. Hamel had said that he would question us on participles and I didn't know the first word about them। यहाँ पर जो आई है वो फ्रेंड्स है, स्टूडेंट है मिस्टर हैमल का, जो मिस्टर हैमल के बारे में कहानी सुना रहा है और बता रहा है कि उस बार का स्कूल्स पर और टीचर्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा। फ्रेंड्स कहता है, मैं उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देर से चला और मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि मिस्टर हैमल जो कि हमारे फ्रेंच के टीचर थे, उन्होंने कहा था कि वे हमसे पार्टिसिपल्स के बारे में प्रश्न पूछेंगे, टेस्ट लेंगे पार्टिसिपल्स का। और फ्रेंड्स को पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी याद नहीं था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ running away and spending the day out of the doors. It was so warm, so bright। अब फ्रेंड्स कहता है कि एक पल के लिए उसके मन में विचार आया कि वह वहाँ से भाग जाए और पूरा दिन बाहर एंजॉय करे। जो मौसम था बड़ा अच्छा था, गर्मी वाला था, और जो डे था वह भी बड़ा ब्राइट था। और फ्रेंड्स का मन वहाँ पर स्कूल जाने के लिए नहीं कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर टेस्ट था। नाउ सी द लाइन्स। The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Persian soldiers were drilling। Meaning of chirping, चहचहाना। Meaning of woods, जंगल। Meaning of sawmill, आरा मशीन। Meaning of drill, exercise in marching etc. that soldiers do। वो कहता है कि जंगल के किनारे पर पक्षी चहचहा रहे थे और आरा मशीन के पीछे पर्शियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे, मीनिंग एक्सरसाइज कर रहे थे।
It was all much more than tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. Meaning of resist, control. अब ड्रिल का सीन फ्रांस को बहुत अच्छा लग रहा था। फ्रांस को यह सीन पार्टिसिपल्स के टेस्ट से ज़्यादा अच्छा लग रहा था, परंतु फ्रांस कहता है कि मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और स्कूल की तरफ तेजी से चला गया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? Now explanation. जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो वहाँ नोटिस बोर्ड के सामने लोगों की भीड़ लगी हुई थी। पिछले 2 सालों से हमारे सभी बुरी न्यूज़ वहीं से आई थी, जैसे कि हारी हुई लड़ाइयाँ, सैनिक भर्ती की न्यूज़, कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर्स की न्यूज़। और जब मैंने इतनी भीड़ वहाँ पर देखी तो मैंने बिना रुके सोचा कि अब क्या बात हो सकती है, अब कौन सी न्यूज़ हो सकती है। मेरे मन में आया कि न्यूज़ बुरी होगी या अच्छी होगी, पता नहीं कैसी होगी। नाउ सी द वर्ड मीनिंग्स। आगे मैं वर्ड मीनिंग्स साथ साथ बताता जाऊंगा, और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। देन as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watched her, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, Bub. You'll get to your school in plenty of time." तो फ्रेंड्स कहता है, तब जितनी जल्दी से मैं वहाँ से गुजर सकता था उतनी जल्दी से गुजरा तो लोहार वॉचर जो वहाँ अपने अप्रेंटिस के साथ था और न्यूज़ पढ़ रहा था, उसने मुझे पीछे से आवाज़ दी और कहा, इतनी जल्दी मत जाओ, तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए अभी बहुत समय है। मीनिंग ऑफ ब्लैकस्मिथ, लोहार। मीनिंग ऑफ अप्रेंटिस, लर्नर। नाउ नेक्स्ट लाइन्स। I thought he was making fun of me and reached Mr. Hamel's little garden all out of breath. Meaning of making fun of, मजाक उड़ाना। Meaning of out of breath, हाँफता हुआ। फ्रेंड्स कहता है कि मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था और मैं हाँफता हुआ मास्टर हैमल के छोटे से बगीचे तक पहुंच गया। मीनिंग ऑफ गार्डन, मीनिंग बगीचा। Now next, usually when school began, there was a great bustle, which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table, but now it was all so still. मीनिंग ऑफ बसल, चहल पहल। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ इन यूनिसन, डूइंग एट द सेम टाइम। मीनिंग ऑफ रैपिंग, हिटिंग अ हार्ड ऑब्जेक्ट। मीनिंग ऑफ स्टिल, शांत। फ्रेंड्स कहता है कि जब वह स्कूल पहुंचा तो उसने वहाँ पर जाकर क्या महसूस किया। उसने ये महसूस किया कि अक्सर पहले जब स्कूल लगता था तो वहाँ बहुत चहल पहल हुआ करती थी और उस शोर को, उस आवाज़ को, उस नॉइस को गली में भी सुना जा सकता था, जैसे कि बेंचेस का खुलना और बंद होना, लेसन्स को एक साथ इकट्ठे बोलना बहुत ऊंची आवाज़ में, अपने हाथों को अपने कानों पर रखते हुए ताकि अच्छे से समझा जा सके, और टीचर के डंडे की आवाज़ बेंच को हिट करते हुए, ऐसी आवाज़ें पहले आया करती थी स्कूल से, लेकिन आज वहाँ पर बिल्कुल शांति थी। नेक्स्ट,
I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. फ्रेंड्स कहता है कि मैं स्कूल से लेट था और जब मैं वहाँ पर पहुँचा मैंने सोच रखा था कि मैं उस शोर में किसी को बिना पता चले अपने डेस्क तक पहुँच जाऊँगा, परंतु उस दिन संडे मॉर्निंग की तरह बिल्कुल शांति थी। Through the window, I saw my classmates already in their places and Mr. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. मैंने खिड़की से देखा कि मेरे फ्रेंड्स पहले ही अपनी अपनी जगह पर बैठे थे और मिस्टर हैमल डंडे के साथ क्लास में इधर उधर घूम रहे थे। I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. अब मुझे दरवाज़ा खोलकर सभी के सामने अंदर जाना था। आप कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना लज्जित हो गया था और कितना डरा हुआ था। But nothing happened. Mr. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly. Little friends, we were beginning without you." परंतु मिस्टर हैमल ने उस दिन मुझे कुछ ना कहा। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से कहा कि जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाओ। छोटे फ्रेंड्स, हम तेरे बिना ही आज पढ़ाना शुरू करने वाले थे। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. मैं बेंच के ऊपर से कूदा और अपने डेस्क पर बैठ गया। जब मैंने अपने डर पर थोड़ा काबू पा लिया, लेकिन अभी तक मेरी नज़र मिस्टर हैमल के सुंदर कपड़ों पर नहीं पड़ी थी जो उन्होंने पहने हुए थे। उन्होंने क्या पहना हुआ था? सुंदर हरा कोट, झालर वाली शर्ट और छोटी सी काले रंग की सिल्क की एम्ब्रॉयडरी की हुई टोपी। इन कपड़ों को वो ख़ास मौक़ों पर ही पहनते थे, जैसे कि इंस्पेक्शन के दिन और जिस दिन प्राइज़ देने होते थे, उन दिनों में वो कपड़े पहनते थे जो उन्होंने आज पहने हुए थे। Now the meanings of difficult words counted on, depended on. Commotion, meaning great noise. Meaning of blushed, लज्जित होना. Meaning of frightened, डरना. Meaning of fright, F-R-I-G-H-T, fear. Meaning of frilled, F-R-I-L-L-E-D, decorated with folds, झालरदार कपड़ा। Now next. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. Meaning of strange, अजीब. Meaning of solemn, serious. Meaning of besides, इसके अलावा। इसके अलावा पूरा स्कूल अजीब और गंभीर लग रहा था। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser, with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others besides. Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer, meaning of primer, Qaida, thumped at the edge, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. Meaning of quietly, shant. Meaning of three-cornered, tikona. Meaning of former, purana. Meaning of thumped at, made dirty with thumb impressions. परंतु जिस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया वह थी कि जो पिछले बेंचेस थे वे हमेशा खाली पड़े होते थे, परंतु आज वो बेंचेस लोगों से भरे पड़े थे।
और वो लोग, गांव के लोग भी हमारी तरह शांति से बैठे थे। कौन कौन बैठा था वहाँ पर? जैसे कि ओल्ड हाउसर अपनी तिकोनी टोपी के साथ बैठा था। पुराने मेयर और पोस्ट मास्टर वहाँ पर बैठे थे। इनके अलावा और लोग भी बैठे थे, परंतु सभी दुखी थे। हाउसर एक डर्टी पेजेस के कायदे के साथ बैठा था। कायदा मीनिंग छोटे बच्चों की किताब। और उसने वो कायदा अपने घुटनों पर रखा हुआ था और कायदे पर अपनी ऐनक रखी हुई थी। While I was wondering about it all, Mr. Hamill mounted his chair, meaning of mount, जा बैठे, and in the same grave and gentle tone, meaning of grave, गंभीर या serious, which he had used to me, said, My children, this is the last lesson I shall give you. जब मैं हैरान हो रहा था तो इतने में मिस्टर हैमल अपनी कुर्सी पर जा बैठे और अपनी सीरियस आवाज़ में उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों, आज जो मैं आपको लेसन पढ़ाऊँगा ये आखिरी होगा। He said, My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. उन्होंने बताया कि बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है कि एल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाए। कल को जर्मन लैंग्वेज का नया टीचर आ जाएगा। यह आपका अंतिम फ्रेंच लेसन है जो मैं आज आपको पढ़ाऊँगा, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। What a thunderclap these words were to me. Meaning of thunderclap, a loud crash made by thunder. ये जो उनके शब्द थे यह मेरे लिए बिजली की कड़क के समान थे। Oh, the rest, that was what they had put up at the town hall. तब मुझे याद आया कि उस बुलेटिन बोर्ड पर यही न्यूज़ होगी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन बाय आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। अरे, मैंने सोचा यह मेरा लास्ट लेसन है, मुझे तो लिखना भी अच्छी तरह से नहीं आता। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं और ज़्यादा कुछ सीख ही नहीं पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन। ओह, हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। अब मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि मैंने अपने लेसन अच्छी तरह से नहीं सीखे थे। अब मुझे वो बातें याद आ रही थी जिन बातों पर टाइम ख़राब करता था। पक्षियों के अंडे ढूंढता रहता था और सार नदी पर घूमने के लिए चला जाया करता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, so happy to carry my grammar and my history of the saints were old friends now that I could not give up. And Mr. Hamill too. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. Meaning of nuisance, something annoying. Meaning of saints, sant. Meaning of cranky, bad tempered. अब मेरा नज़रिया बदल चुका था। जो बुक्स मुझे सर दर्द लगा करती थी और उठाने में भारी लगा करती थी, मेरी ग्रामर और माय हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, संतों की हिस्ट्री, संतों का इतिहास, अब मुझे जो बुक्स बुरी लगा करती थी वो अब मुझे पुराने मित्र लगने लगी। अब मैं उन बुक्स को छोड़ नहीं सकता था। और मिस्टर हैमल, जब मुझे महसूस हुआ कि मैं अब अपने टीचर को कभी देख नहीं पाऊँगा, कभी मिल नहीं पाऊँगा, तो उनकी जो बुरी नेचर थी, बैड टेम्पर्ड के बारे में सब कुछ भूल गया, उनकी क्रैंकी नेचर के बारे में सब कुछ भूल गया। अब मुझे अपने टीचर पर प्यार आने लगा। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old man
of the village were sitting there in the back of the room. अब जो मेरे टीचर थे मुझे बेचारे लगने लगे। अब मुझे बात समझ में आई कि इन्होंने आज लास्ट लेसन पढ़ाना था, इसीलिए इन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। अब मुझे पता चला कि गांव के सभी बूढ़े व्यक्ति और सभी और लोग क्यों वहाँ पर बैठे थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि वह भी उदास थे। टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, वो क्यों उदास थे? क्योंकि वो भी स्कूल ज़्यादा नहीं आया करते थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। जो सभी लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे, यह उनका एक तरीका था अध्यापक का धन्यवाद करने का। धन्यवाद उस बात का जो मिस्टर हैमल ने 40 साल वहाँ पर सेवाएं दी थी, और उस कंट्री के लिए रिस्पेक्ट थी जो अब उनकी नहीं रही थी। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. फ्रेंड्स कहता है कि जब मैं इन सभी बातों के बारे में सोच रहा था तो मुझे टीचर ने मेरा नाम लेकर बुलाया और कहा कि फ्रेंड्स अब तुम्हारी बारी है लेसन सुनाने की। इट मीन्स जो टेस्ट दिया था टीचर ने वो सुनाने की अब फ्रेंड्स की बारी आ गई। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake, but I got mixed up on the first words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. उस पार्टिसिपल के रूल्स को बिना गलती किए पूरा सुनाने के लिए मैं क्या देने को तैयार नहीं था, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैं पहले ही वर्ड्स में उलझ गया और डेस्क को पकड़े हुए वहाँ पर खड़ा रहा। मेरा हार्ट धक धक कर रहा था और ऊपर देखने का मेरा साहस नहीं हो रहा था। आई हर्ड मिस्टर हैमल से टू मी, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, सी हाउ इट इज़। मिस्टर हैमल ने कहा, नन्हे फ्रेंड्स, आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। देखो स्थिति क्या है। एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई लर्न इट टुमारो, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। हम हर रोज़ अपने आप को कहते हैं कि अभी बहुत समय पड़ा है, हम सीख लेंगे, लेकिन देखो हम कहाँ पहुँच गए हैं। हम सोचते रहते हैं कि हम कल को कर लेंगे, लेकिन ये स्थिति किस तरह की आ गई ये तुम सभी देख सकते हो। दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद एल्सिस। देखो हमारे डिस्ट्रिक्ट में एल्सिस में कितनी बड़ी ट्रबल आ गई, कितनी बड़ी दिक्कत आ गई, और तुम अपनी भाषा को सीखते नहीं, सीखने की बजाय तुम इसे कल पर टाल देते हो कि कल को सीखेंगे। दे पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, नाउ दोज फेलोज out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language? But you are not the worst. Poor little friends, we have all a great deal to reproach ourselves with. Meaning of pretend, नाटक करना, बहाना करना। मीनिंग ऑफ रिप्रोच, ब्लेम करना। मिस्टर हैमल कहते हैं कि जो लोग बाहर बैठे हैं उनको अधिकार है तुमको पूछने का। वो तुमसे पूछेंगे कि तुम फ्रेंचमैन होने का नाटक करते हो, तुम्हें ना अपनी भाषा बोलनी आती है ना लिखनी आती है। फिर मिस्टर हैमल कहते हैं, कोई बात नहीं छोटे फ्रेंड्स, तुम फिर भी अच्छे हो, तुम सबसे बुरे नहीं हो। इस बात के लिए हम सभी को अपने आप को कोसना चाहिए, हम सभी को अपने आप को ब्लेम करना चाहिए कि हमें अपनी भाषा नहीं आती। Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mill so as to have a little more money. And I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers
instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? मिस्टर हैमल यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज ना सीखने पर सभी को ब्लेम करते हैं, इवन अपने आप को भी। वो कहते हैं कि थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए आपके पेरेंट्स आपको मिल्स में लगा देते हैं, काम पर लगा देते हैं, तो आप कहाँ से फ्रेंच सीख सकोगे? और मैं भी गलत हूँ, मिस्टर हैमल अपने आप को कहते हैं कि मैं आपको पाठ याद करने की बजाय अपने फ्लावर्स को पानी देने के लिए भेज देता था। और वो कहते हैं, और जब मैं मछलियाँ पकड़ने जाता था तो आपको छुट्टी कर देता था, तो आप कहाँ से ये लैंग्वेज सीख सकते हैं? हम सभी इसके लिए जिम्मेवार हैं। Then from one thing to another, Mr. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. तब एक बात के बाद दूसरी बात फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में करते हुए मिस्टर हैमल बहुत सी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है पूरी दुनिया में। वो कहते हैं कि ये लैंग्वेज बड़ी लॉजिकल है, हमें इसे संभाल कर रखना चाहिए और कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, I think, to that I had never listened so carefully. वो हमें समझाते हुए कहते हैं कि जब लोगों को गुलाम बना दिया जाता है तो लैंग्वेज ही एक ऐसी चीज़ है कि अगर लोग अपनी लैंग्वेज को अपनाए रखते हैं तो एक ना एक दिन वो फ्रीडम पा जाते हैं। और लैंग्वेज ही है जो कि एक चाबी है फ्रीडम की। फिर उन्होंने ग्रामर खोली और हमें पाठ पढ़कर सुनाया और फ्रेंड्स हैरान हो रहा था कि उसे एक एक बात आज समझ में आ रही थी और सब कुछ सिंपल लग रहा था, इजी लग रहा था। मुझे लगता था कि इतने ध्यान से मैंने कभी पहले टीचर को सुना ही नहीं था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। शायद ऐसा था कि उन्होंने कभी इतने धैर्य से पहले कोई चीज़ समझाई ही नहीं थी। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. Meaning of at one stroke, एक ही बार। ऐसा लग रहा था कि जाने से पहले मिस्टर हैमल हमें सब कुछ सिखाकर जाना चाहते हैं और एक ही बार में हमें सब कुछ समझाना चाहते थे। After the grammar, we had a lesson in writing. That day, Mr. Hamel had new copies for us, written in a beautiful round hand. France, Alsace, France, Alsace. ग्रामर के बाद उन्होंने हमें लिखने के लिए काम दे दिया। उस दिन मिस्टर हैमल के पास हमारे लिए नई कॉपीज़ थी जिनमें बड़ी बड़ी ब्यूटीफुल राइटिंग में लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। वे छोटी छोटी झंडियों की तरह लग रही थी जो पूरे रूम में फैली हुई थी। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क। ऊपर से रॉड के साथ लटकी हुई थी हमारे बेंचेस के ऊपर। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज। वो देखने वाला सीन था, हर कोई अपने काम में लगा हुआ था और वहाँ पर कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। वहाँ सिर्फ पेपर्स पर पेनों के चलने की आवाज़ आ रही थी। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. Meaning of beetle, पतंगे। कुछ पतंगे अंदर उड़कर आए लेकिन किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। Not even the
लिटलेस्ट वंस, इवन छोटे बच्चों ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. छोटे बच्चे जो अपने अपने मछली कांटे ट्रेस करने में जुटे हुए थे। ऐसा लगता था कि जो बच्चे ट्रेस कर रहे हैं, बना रहे हैं, मानो वो भी फ्रेंच लैंग्वेज हो। On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? छत के ऊपर जो पिजन्स थे वो गिटर गिटर कर रहे थे और मैंने सोचा कि क्या वो पिजन्स को भी जर्मन सिखाएंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. फ्रेंच कहता है कि जब मैं लिखते हुए अपनी नज़र ऊपर उठाता तो मिस्टर हैमल को मोशनलेस चेयर पर बैठे हुए देखता और मिस्टर हैमल रूम की एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से देख रहे होते, कभी एक चीज़ को कभी दूसरी चीज़ को, मानो वो सभी चीज़ों को अपने मन में फिक्स करना चाहते हों। फैंसी, for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. जरा सोचिए वो इस तरह क्यों देख रहे थे, क्योंकि वो 40 साल से वहीं पर थे। खिड़की के बाहर उनका गार्डन था और सामने उनकी क्लास थी। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल वैसे ही पड़ा था सब कुछ। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन बोरन स्मूथ, सिर्फ जो बेंचेस थे वो घिस घिस कर मुलायम हो गए थे। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर एंड द हॉबाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ twined about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. बस इतना था। गार्डन में अखरोट के पेड़ पहले से ऊंचे हो चुके थे और जो बेल उन्होंने खुद लगाई थी, खुद प्लांट की थी, वह बेल छत तक पहुंच चुकी थी। इन सभी चीज़ों को छोड़कर उनका कितना दिल टूटा होगा। छत पर मिस्टर हैमल की जो सिस्टर थी वो सामान पैक कर रही थी, तो उसकी आवाज़ आ रही थी, उन ट्रंकों की आवाज़ आ रही थी जिनमें वो सामान पैक कर रही थी, क्योंकि अगले ही दिन उन्होंने वो कंट्री छोड़कर वहाँ से जाना था। But he had the courage to hear every lesson to the very first. After the writing we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba baby bo bo. लेकिन फिर भी उन्हें पढ़ाने का करेज था। लिखाने के बाद हमें हिस्ट्री का एक पाठ पढ़ाया गया, फिर छोटे बच्चों ने अपना लेसन गाकर सुनाया। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. इतने में ओल्ड हाउसर ने अपनी ऐनक लगा ली और अपने कायदे को दोनों हाथों से पकड़ लिया। वो भी स्पेलिंग लिखने लगा। You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, that last lesson. Meaning of tremble, कांपना। आप देख सकते थे कि ओल्ड हाउसर है जो, वो भी रो रहा था और उसकी जो आवाज़ थी वो इमोशंस के साथ कांप रही थी और उसको रोते हुए देखकर बड़ा फनी भी लग रहा था, क्योंकि हम सभी हंसना और रोना चाहते थे। ओह, मुझे कितनी अच्छी तरह से वो अंतिम लेसन, वो लास्ट लेसन अभी तक याद है। फ्रेंड्स कहता है, ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। इतने में चर्च की घड़ी में 12 बजे। देन द एंजलस, मीनिंग ऑफ एंजलस, ए बेल रंग फॉर प्रेयर्स। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स
of the Prussians returning from drill sounded under our windows. Mr. Hamel stood up, very pale, in his chair. I never saw him look so tall. चर्च की घड़ी पर 12 बजने के बाद तुरंत प्रेयर हुई। उसी समय हमें प्रशियन सैनिकों के नगाड़ों की आवाज़ सुनाई दी जो ड्रिल से वापस आ रहे थे। इतने में मिस्टर हैमल खड़े हो गए जो बड़े कमज़ोर प्रतीत हो रहे थे। मैंने उनकी हालत ऐसी पहले कभी नहीं देखी थी। My friend, said he, but something choked him. He could not go on. मिस्टर हैमल ने कहा, मैं लेकिन उनसे कुछ नहीं कहा गया और उनका गला चौक हो गया। वो आगे कुछ बोल न सके। Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could. फिर उन्होंने अपना चेहरा ब्लैक बोर्ड की तरफ घुमाया और एक चौक का टुकड़ा लिया और अपनी पूरी ताकत से जितना बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने बोर्ड पर लिखा। मिस्टर हैमल ने कहा, वीव ऑफ फ्रांस, इट मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। फिर वह रुके और अपना सर उन्होंने दीवार के साथ टिका लिया। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। और बिना कोई शब्द बोले उन्होंने हमारी तरफ हाथ से इशारा किया। उन्होंने कहा, स्कूल का समय ख़त्म हो गया, अब आप जा सकते हो। हमने सारा चैप्टर लाइन टू लाइन पढ़ लिया। अब कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ जाए तो आप आसानी से कर सकते हो। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें ताकि हर जो वीडियो मैं डालूं तो आपको मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।